हाँ, मैंने सर आपका बड़ा अच्छा अली भाई बड़ा अच्छा मौकफ आपका आ गया। शहर राशिदी साहब, आपकी IMF डील में इनकी IMF डील में क्या फ़र्क है? अब आप इस पे क्यों एतराज़ करें? IMF के पास तो आप भी गए, फ़र्क क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया। एक तो जी, आज कोहाट में मेरे हलके में 4 बेगुनाह लोगों को शहीद किया गया है, उसकी मैं भरपूर मज़म्मत करता हूँ। IG साहब और हमारे जो RPO साहब हैं उनसे बात हुई है, उन्होंने मुझे वीडियो भेजी है जो कि उसमें अभी दे आर डूइंग द नीडफुल, लेकिन वो ऐसे 4 कोहाट के और पाकिस्तान के ऐसे शहरी थे जो टैक्स पेयर्स थे, वो लोग थे जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते थे और पाकिस्तान की तरक्की में उनके हमला किसने किया ये भी पता नहीं चल रहा, उस पर डिफरेंट राय आ रही हैं। चारों को शहीद करने के बाद क्या मैसेज था, क्यों मारा गया, और उनका जो बैकग्राउंड है वो आर्म्ड फोर्सेस से भी है, और वो लोग जो हैं पाकिस्तान के सच्चे मुहब्ब वतन पाकिस्तानी। सर्विंग ऑफिसर्स को हिट किया? नहीं, सर्विंग ऑफिसर्स नहीं है, ये उनकी फैमिली के लोग हैं। ठीक है, रिटायर्ड जनरल साहब है, उनकी फैमिली है, उनको ये आज टारगेट किया गया है। अब कोहाट में? जी, कोहाट में। और ये नहीं पता कि किसने किया? नहीं, अभी वो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उन्होंने CCTV कैमरा से तमाम फुटेजेस ले ली हैं और मैं इन टच हूँ। सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की ज़िम्मेदारी है, लेकिन एक जो नई वेव चल पड़ी है KPK में, क्या इसका ताल्लुक उनसे है वो जो कह रहे थे कि कुछ TTP या जो? देखिए जी, इट्स टू अर्ली। इस टाइम मैं कुछ अपनी तरफ से इसलिए नहीं कर सकता जब तक मुझे कंसर्न की स्टेक होल्डर से कोई रेलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं शेयर होती। तो मैं सिर्फ इसलिए कंडेम कर रहा हूँ कि अब हमारी इखलाकी ज़िम्मेदारी है कि हम ना सिर्फ इससे प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट से निकल के हमने पाकिस्तान की मफादात को सामने रख के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़। और अब आते हैं आज के आपके सवाल पे। देखिए जी, कॉल व फेल में तजाद। अगर इमरान खान ने मुल्क का सौदा किया था, फाड़ दो, रिजेक्ट कर दो, नई डील लेके आओ, और ये गद्दार है और ये फलाना, तो आज मेरा सवाल ये है कि PDM की तमाम पार्टियां, उनके ज़बानों को ताले लग गए हैं, नई नई जस्टिफिकेशंस दी जा रही है, फिगर्स को तोड़ा जा रहा है। तो नंबर 1 फ़र्क क्या है कि इन्होंने हमें क्या कहा, आज ये कौन से राग गलाप रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, नहीं आप कर रहे होंगे ना तनकीद, मैंने देखी नहीं, मैं भी आप आ रहा हूँ ना। नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारी जो IMF से शुरू में 2018 जब हम कहते थे 2 हफ्तों के रिजर्व्स भी नहीं है हमारे पास, और जब IMF डील में शराइत आए और खान साहब के सामने रखे, असद उमर साहब ने आज भी उस पर बात की, और उस वक्त जो हालत थी इकॉनमी की, जो बारूदी सुरंगों की बात की है, इन्होंने अपनी तरफ से क्या कुछ नहीं किया इकॉनमी के साथ। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जान रहा, आई एम नॉट इकोनॉमिस्ट। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहूँगा कि इन्होंने 22 से 24 बिलियन US रुपये के अगेंस्ट डॉलर को वेंटिलेटर पे रखने का जो एक ऐसा पाकिस्तानी कौम के साथ ज्यादती और धोखा किया, जिसके रिपरकशंस दूर तक पाकिस्तान को मुसलसल फील होंगे। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन्होंने जो एक और वार किया आम पाकिस्तानियों पे किया, निगोशिएट नहीं किया। आप बिजली की कीमतें कब से कहां चली गई हैं, पेट्रोल डीजल देख लें, इंटरनेशनल मार्केट में फी बैरल ऑयल। कह रहे हैं गए तो आप भी IMF के पास ना? हम गए थे, हमने उनसे निगोशिएट किया, तो हमने आम आदमी के राइट्स को प्रोटेक्ट किया। ये बिग विग्स को प्रोटेक्ट करने और आम आदमी से इनका कोई ताल्लुक, इनसे बेहतर नेगोशिएशन की अल्हम्दुलिल्लाह। अब आते हैं उसकी एविडेंस क्या है? उसकी एविडेंस सबसे इंपॉर्टेंट, IMF ने इनके तो फज फिगर्स देते थे ना। IMF, मूडीज को आप उठा लें, जो क्रेडिबल की स्टेक होल्डर्स हैं, वो क्या कहते रहे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पाकिस्तान की ग्लोबल लेवल पे जो रेटिंग थी वो बेहतर हुई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हुई, कॉन्फिडेंस बहाल हुआ इन्वेस्टर का। मैं कुछ ब्रेक से पहले मुझे जरा डॉक्टर फरूख सलीम साहब को लेने दीजिए। डॉक्टर फरूख सलीम साहब, आप गुज़िश्ता 5 बरस की जो सारी माशी जो एक तब्दीली है उसको बड़े गौर से देखते रहे, उस पर कॉमेंट भी करते रहे। जो IMF डील तहरीक इंसाफ ने की थी उसमें और जो IMF डील अब की है PML लेड गवर्नमेंट ने, इसमें कोई फ़र्क आपको नज़र आता? क्या फ़र्क है? डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये है कि ये 23वां अरेंजमेंट है हमारा IMF के साथ। 1950 में हम उसके मेंबर बने थे।
और ये 23 माफी चाहता हूँ, ये 23वां अग्रीमेंट जो है ये जुलाई 2019 में नेगोशिएट हुआ था और ये अरेंजमेंट पीटीआई की हुकूमत ने नेगोशिएट किया था। उसके बाद जो वादे किए गए थे पीटीआई की तरफ से आईएमएफ के साथ, वो वादे पूरे होने से पूरे नहीं हो पाए, लेकिन एक किस्त जो है वो पाकिस्तान ने वसूल कर ली थी। वो वादे क्या थे? देखिए, एक तो वादे किए थे जब डॉक्टर हफीज शेख साहब आए थे, बिजली के रेट बढ़ाने के वादे थे, इजाफी टैक्स पेट्रोल के ऊपर डालना था। उसके बाद उनकी छुट्टी कर दी गई और नए वजीर खजाना आ गए और आपको याद होगा कि उन्होंने कहा कि मेरे पास तो एक जादू की छड़ी है, मैं ये वादे जो पिछला वजीर करके गया है उनके ऊपर अमल दरामद नहीं करने चला। उसके नतीजे में ये आईएमएफ का प्रोग्राम जो है वो सस्पेंड हो गया था। उसके बाद दोबारा से वादे किए गए आईएमएफ के साथ और दोबारा से फरवरी की 28 तारीख अगर आपको याद हो तो वजीर आजम इमरान खान साहब थे उस वक्त, उन्होंने जब सब्सिडी का ऐलान किया वो वादों की खिलाफ वर्जी थी। तो 2 दफा पिछले 2 सालों में पीटीआई ने वादे किए, किस्त वसूल कर ली गई और किस्त वसूल करने के फौरन बाद उन वादों की वायलेशन की गई और फिर आईएमएफ का प्लान जो है वो सस्पेंड हो गया। तो प्लान और प्रोग्राम वही पुराना वाला है। सस्पेंशन से वापस हमने उसके प्रोग्राम का हिस्सा बनना था, जो पिछले 4 महीनों से 4.25 महीनों से आप कार्रवाई देख रहे हैं, वो यही कार्रवाई कि हम अफरीदी साहब कह रहे हैं कि उस वक्त क्रेडिट रेटिंग्स बेहतर थी। उनका क्या ओपिनियन था? क्रेडिट रेटिंग्स बेहतर थी, अफरीदी साहब कह रहे हैं। ये कुछ और बात हो रही है। अब जब क्रेडिट रेटिंग की बात आ रही है तो तारीख जो याद करनी है वो 11 अप्रैल 2022 है, जिस दिन मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हल्फ उठाया वजारत उज़्मा का। उस दिन की हकीकत यह है कि जो आप आलमी मंडियों के सुको बॉन्ड का जिक्र कर रहे हैं, उनमें जो डिफॉल्ट का रेट है वो कहीं 50-51% पे चला गया। तो इसका मतलब यह है कि उस वक्त जो आलमी बरादरी है, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो कह रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो अपने बॉन्ड पे डिफॉल्ट होने चला है। आज आपने बताया कि वो रेट वहां से घूमता हुआ 20-21% पे पहुंच गया है। तो आलमी बरादरी की तरफ से जो पैगाम वो है वो ये हमारे वक्त में 4% था। तो आप कह रहे हैं कि जो ओवरऑल डिस्काउंट रेट है अगर वो 25-27%, सर मेरे वो बेहतर हो गया। आपके नॉलेज को ना टेस्ट करें, मेरे ख्याल से सब्जेक्ट बदल लें क्योंकि वो नहीं समझ पा रहे क्या बात हो रही है। अच्छा, लेट मी एक्सप्लेन। नहीं, मैं ब्रेक ले लूं, मुझे ब्रेक लेने दीजिए। अली, मुझे प्रोड्यूसर कह रहे हैं कि मैंने आपको ना सर ब्रेक ले लूं। देखिए, दिस इज एब्सोल्युटली नॉट एक्सेप्टेबल। नहीं, वो ब्रेक में ले लूं। ब्रेक के बाद मजीद बात को आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। बात हो रही थी आईएमएफ के प्रोग्राम के हवाले से और शहरियार आफरीदी साहब जो हमारे साथ हैं उन्होंने कहा कि चूंकि उनका सब्जेक्ट नहीं है तो मुजम्मल असलम साहब से रिक्वेस्ट की गई है, जो कि SAPM रह चुके हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब के। मुजम्मल असलम साहब, इतनी शॉर्ट नोटिस पे हमें ज्वाइन करने का आपका बहुत शुक्रिया। अब से पहले डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब ने हमें ये बताया, पहले अली परवेज़ मलिक साहब ने बात हो रही है कि IMF प्रोग्राम में फ़र्क क्या है, उनके प्रोग्राम में जो अब कैश रिलीज़ हुआ है $1.17 बिलियन का और आपका क्या है। तो डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब ने कहा कि जो वादे और कमिटमेंट्स IMF के साथ PTI की गवर्नमेंट ने किए थे जुलाई 2019 के बाद, जब उनको पूरा नहीं किया गया, पैसे ले लिए IMF से, उनको पूरा नहीं किया गया, तो आप बता सकते हैं कि वो क्या कमिटमेंट्स थी जिनको IMF के साथ आपने किए थे लेकिन पूरे नहीं किए, जिसकी वजह से पेमेंट रुक गई थी? देखिए, डॉक्टर फारूक सलीम साहब जो है ना, जो जिन्होंने बात की, असूली तौर पे तो सवाल के जवाब भी उन्हीं को देना चाहिए था कि क्या ऐसी चीज थी जो हमने नहीं की। पहले तो मैं उनको भी थोड़ा सा रिफ्रेश कर देता हूँ। नहीं, उन्होंने कहा कि यूटिलिटीज की कीमतें बढ़ानी थी, बिजली की कीमतें बढ़ानी थी, गैस के नरक बढ़ाने थे, वो नहीं बढ़ाए। मैं डॉक्टर साहब फारूक सलीम को भी अभी उनको भी यार, अगर वो सुन रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं सुन रहे तो उनको भेज दीजिएगा। ये जो रिव्यू था ना, ये जो 7th रिव्यू था, ये था दिसंबर 2021 के टारगेट से। एक भी वेवर नहीं था उसमें, हमने सारे टारगेट अचीव किए थे। डिस्प्यूट हमारा उनका आया था पेट्रोल प्राइस पे कि आपने पेट्रोल पे सब्सिडी दी है, ये आप सब्सिडी दे देते गरीब को दे देते और उस पर नहीं, उस पर अभी बात ही चल रही थी। 1 हफ्ता हुआ था या 10 दिन और हमारी हुकूमत चली, ठीक है। अब डॉक्टर फारूक सलीम को कहना, आपके वो जो है कल जो IMF की ट्रांसक्रिप्ट आई है, जो कल रिपोर्ट आई है, उसमें लिखा हुआ है कि हमने वेवर्स दिए हैं,
जनवरी से लेकर जून तक, और उसके बाद हमने 1.17 बिलियन अप्रूव किया है। तो अभी भी जो इतना कुछ करने के बाद भी उन्होंने इनको वेवर्स दिए हैं। तो डॉक्टर फरूख सलीम को इतनी अगर तमीज नहीं है कि जब हमारा मैं सर वो सुन रहे, मैं उनसे पूछ लेता हूँ आप सर वो एक सेकंड मुजम्मिल हसन साहब, डॉक्टर साहब ये क्या मुनासिब है ये जो तरीकेकार हम रहने दें। नहीं मैं वही आई अपोलोजाइज, वो आपको इतना गुस्सा आ गया खामखा, आप तो इकोनॉमिस्ट हैं, वो भी इकोनॉमिस्ट हैं, मतलब इतनी तलखी क्यों इसकी बढ़ा रहे हैं? उनका बेसिकली है कि आपने कमेंट किया था कि आपने गेस्ट बिठा दिए हैं पीटीआई से। सर आपका तो इशू ही नहीं है, जो प्रोग्राम का फॉर्मेट चल रहा था उसको चलने देते। वो नहीं बोल रहे सर, अली परवेज वो नहीं बोल रहे हैं, उनको मैंने कह दिया है कि वो वर्ड विड्रॉ कर लेता हूँ। इकोनॉमिक्स का इशू है, आप जवाब तो दें। हाँ वो विड्रॉ कर लें, वो सही नहीं है, मानने की बात होती है, आप हवाई वो सही नहीं है। और शहरियार आफरीदी साइलेंट, जी अली परवेज शहरियार आफरीदी इस वक्त नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमने कहा कि दो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू के दरमियान में हम कर लें ताकि लोगों को समझ आ सके। तो डॉक्टर फरूख सलीम साहब, मतलब अपॉलॉजी फॉर हार्श लैंग्वेज, लेकिन आपका फिर इस्तेमाल है क्या? आपका आर्गुमेंट यह था कि इन्होंने नहीं आपने नहीं देना सर, ये दो इकोनॉमिक थिंग आर्गुमेंट्स है ना, ये बेसिकली ना इसमें आप इकोनॉमिस्ट हैं। डॉक्टर फरूख सलीम साहब इसमें क्या है आर्गुमेंट? क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमारा मसला बेसिकली था कि जो हमने सब्सिडी दी पेट्रोल पे, आईएमएफ की डिमांड ये थी गालिबन कि ये एक डिफरेंशिएटेड सब्सिडी होनी चाहिए कि आप इसको टारगेटेड सब्सिडी दें। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास कोई तरीका नहीं था टारगेटेड सब्सिडी देने का, उन्होंने सबको सब्सिडी दे दी, वरना टारगेटेड अगर सिर्फ गरीब लोगों को देते तो शायद आईएमएफ उसको अप्रूव कर देती। तो ये एक झगड़ा था। आपने कहा कि उनके और चीजें पूरी नहीं की थी, और क्या चीजें थी जो पूरी नहीं की थी? डॉक्टर साहब प्रोग्राम जुलाई 2019 का है, 4 बड़ी शराइत थी उस वक्त भी, और वही 4 शराइत इस वक्त भी सामने आ रही हैं। उनमें बिजली के सेक्टर के अंदर जो नुकसानात हैं उनको खत्म करने का कहा गया था। अनसस्टेनेबल लॉसेस का लफ्ज इस्तेमाल किया गया था कि नाकाबिले बर्दाश्त नुकसानात जो हैं उस सेक्टर को रिफॉर्म किया जाए। दूसरी रिक्वायरमेंट उनकी थी कि पेट्रोलियम के ऊपर इजाफी टैक्स डाला जाए। वो अगर आप बजट खोल के देख लें जो पीटीआई ने पेश किया था, उसमें 650 अरब रुपए का एक रेवेन्यू रखा गया था कि 30 रुपए फी लीटर जो है वो पेट्रोल के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। ये पीटीआई ने खुद से बजट पेश किया था, उस बजट में ये रकम लिखी गई थी। उसके बाद उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। तीसरी शर्त उनकी ये थी कि डेट सस्टेनेबिलिटी आपका नहीं है, आप बहुत तेजी से कर्जाजात ले रहे हैं, डेट सस्टेनेबिलिटी प्लान बनाया जाए। चौथी बड़ी शर्त ये थी कि मार्केट रेट का एक्सचेंज रेट होगा, रुपी डॉलर में आप इंटरवीन ना करें। ये शर्तें पहले भी थीं, यही शराइत आज भी लिखी गई हैं। अगर आप आईएमएफ का जो स्टेटमेंट है उसको खोल के देख लें, वो यही कह रहे हैं कि बिजली के सेक्टर के अंदर आपको इस्लाहात लानी है, वो कह रहे हैं कि पेट्रोलियम के ऊपर आपको रेवेन्यू बढ़ाना है, वो कह रहे हैं कि डेट सस्टेनेबिलिटी प्लान लाना है, और वो कह रहे हैं कि मार्केट के ऊपर बेस्ड हो आपके एक्सचेंज रेट। तो ये 2019 से यही मामला चल रहे हैं, उनकी यही शराइत आ रही हैं। ये ओरिजिनल प्लान पीटीआई का था, अब पीएमएलएन ने एड़ी चोटी का जोर लगा के वापस इसी प्लान के अंदर हिस्सा बने हैं। और उसमें जो स्टेटमेंट है आईएमएफ की, उसमें उन्होंने वादे तौर पे लिखा है कि हम प्रोग्राम जो है उसको रिवाइव कर रहे हैं।